मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। मेरा नाम है आयन बैनर्जी और आप लोगों का सैटरडे एंड रिपब्लिक डे बहुत अच्छा गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो आज दिसंबर का लास्ट पोर्शन है करंट अफेयर्स का। इसके बाद बाकी जो जगह करंट अफेयर्स हैं उनको थोड़ा सा हम करेंगे, लेकिन आज दिसंबर में जो भी पोर्शन है उसको थोड़ा सा पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो दिसंबर में पहले बहुत सारे पार्ट्स हो चुके हैं, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। आज बाकी जो पोर्शन है ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, चलो। अच्छा, तो जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सॉरी, इसको थोड़ा सा पूछ देता हूँ। चलो, तो पहला क्वेश्चन ये है कि इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन लेबिरिंथ। स्टोन लेबिरिंथ का मतलब क्या होता है? लेबिरिंथ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं हम लेबिरिंथ। लेबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया, ठीक है। तो स्टोन लेबिरिंथ, ठीक है, डेटिंग बैक नियरली 2000 इयर्स इन व्हिच स्टेट। तो रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल जो लोग हैं उनको एक स्टोन लेबिरिंथ मिला है, भूल भुलैया मिला है, जो 2000 साल पहले का है। ये कौन से स्टेट में मिला हुआ है? ये मिला हुआ है इन महाराष्ट्र, ठीक है। ये कहां पर मिला हुआ है? ये मिला हुआ है इन महाराष्ट्र। अब यहाँ पर जो भी चीजें हैं थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो करंट अफेयर्स होते हैं वो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ये सब याद रखना होता है, बट एज अ नॉर्मल पर्सन या फिर एज अ ऑफिसर, एज अ क्लर्क, आपको क्या क्या चीजें नॉर्मली समझ नहीं होती हैं यहाँ पर। देखो, आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं, तो हमारे देश में जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होती हैं वो देखती कौन है? वो देखती है एएसआई, ठीक है, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपको हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा इन कोलकाता। और इसके फर्स्ट जो डायरेक्टर जनरल थे, डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे, इनका नाम बहुत फेमस है। इनका नाम होता है एलेक्जेंडर कनिंघम। एलेक्जेंडर कनिंघम, ये बहुत ही फेमस पर्सन है। और ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, यही, ठीक है, यही में से एक पर्सन निकलते हैं जिनका नाम होता है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, ये दोनों नाम याद रखिएगा। जॉन मार्शल, ये किस लिए फेमस है? ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हड़प्पा डिस्कवर हुआ था 1922, 1921, 1922, इस समय जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर हो रहा था, तो यहाँ पर उस समय डीजी कौन थे? उस समय डीजी थे जॉन मार्शल, ठीक है। और इन्होंने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम भी दिया है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम बोलते हैं ना, उसका नाम इन्होंने ही दिया है। ओके, तो ये दो बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर अरुणाचल की बात करें तो अरुणाचल के हिसाब से जो आर्कियोलॉजिकल कंसर्न्स होते हैं, आर्कियोलॉजिकल कंसर्न्स का मतलब होता है ऐसे साइट्स जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कौन से हैं आर्कियोलॉजिकल कंसर्न्स यहाँ पर? जैसे मान लीजिए ईटा फोर्ट, ठीक है, ईटा फोर्ट पापुम डिस्ट्रिक्ट में होता है, अब ईटानगर में होता है, यह सबको पता होगा। दूसरा होता है आपका परशुराम कुंड, परशुराम कुंड, परशुराम कुंड। और तीसरा होता है आपका मालिनी थान। ये आर्कियोलॉजिकल कंसर्न्स होते हैं इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इन पे भी आपको ध्यान देना है एंड इन पे भी। ओके, चलिए। और ये एक चीज बता दूं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो होती हैं, आर्कियोलॉजी में फायदा क्या होता है? देखो, कहीं पर भी अगर आर्कियोलॉजिकल सिनेरियोज बन रहे हैं या फिर कोई भी चीज मिल रही है, तो उसमें दो फायदे होते हैं। एक तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कि उसको देखा जाता है कि पुराने जमाने में कैसा था, कहाँ से हम इवॉल्व हुए हैं, पहला। और एज अ नेशन, एज अ स्टेट, आपको फायदा क्या है? आपको फायदा ये है कि यहाँ पर टूरिज्म बढ़ता है, सॉफ्ट पावर बढ़ता है। जैसे मान लीजिए ये सब जगह जो है, ये सब जगह पर अरुणाचल में अगर कोई घूमने आ रहा है, टूरिज्म करने आ रहा है, तो यहाँ पर वो पैसा दे रहा है, स्टेट के पास पैसा आ रहा है, वो स्टेट का पैसा नॉर्मल जो स्कीम्स होते हैं, स्कीम्स में खर्चे हो रहे हैं। और स्कीम्स का फायदा किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। तो जहां पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर
टूरिज्म बढ़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एज पर द नॉर्मल पर्सन इज कंसर्न। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह, अब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन का आंसर सोचो और देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो उधम सिंह की बात कर रहे हैं ना हम, उधम सिंह, तो उधम सिंह असली में है कौन? उधम सिंह असली में है कौन, या फिर फेमस नाम क्यों है? आप लोगों ने सुना होगा 1919 में एक इंसिडेंट होता है जिसका नाम होता है जालियन वाला बाग इंसिडेंट। जालियन वाला बाग इंसिडेंट, ठीक है। तो जालियन वाला बाग जब इंसिडेंट होता है तो वहां पर जो गोली चलाने का ऑर्डर देते हैं उनका नाम होता है जनरल डायर। जनरल डायर, तो यहाँ पर एक पर्सन थे जिनका नाम था जनरल रेजिनल्ड डायर। अब ये जो रेजिनल्ड डायर होते हैं तो ये गोली चला देते हैं, ठीक है, गोली चलवा देते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं निहत्थे लोग मारे जाते हैं। अब उधम सिंह की फैमिली भी ये जालियनवाला बाग में मारी गई थी। तो वो क्या करते हैं, वो आफ्टर 20 इयर्स इन 1939, ठीक है 1939, तो वो क्या होते हैं, वो जाते हैं लंदन, और लंदन में जाके पहले वो ढूंढते हैं इस डायर को, रेजिनल डायर को, जिन्होंने जनरल थे जो गोली चलवाया था जिन्होंने। तो रेजिनल डायर उस समय तक मर चुका है, रेजिनल डायर मिलता नहीं है। लेकिन उसके बाद वो जाते हैं दूसरी जगह जहां पर मिलता है एडवर्ड डायर। एडवर्ड डायर, ये डायर कौन था? इसका नाम भी डायर था, लेकिन ये था कौन? ये उस समय का पंजाब का गवर्नर था। तो 1919 में जनरल रीजनल डायर था, और उस समय गवर्नर जो थे उनका नाम था, ठीक है, एडवर्ड डायर। अब ये जो डायर हैं, इन तो मिलता नहीं है, तो ये जो डायर हैं इनको सरदार उधम सिंह गोली मार देते हैं इन द रिप्रोकशन ऑफ जालियन वाला बाग। तो अगर आपने कभी सुना होगा कि उधम सिंह ने डायर को गोली मार दिया है, तो ये जो डायर है वो रीजनल डायर नहीं है, ये जो गवर्नर डायर है जिन्होंने बचाया था उनको, वो डायर है। तो सरदार उधम सिंह इनको गोली मार देते हैं, और जो जालियनवाला बाग का जो किस्सा होता है उसका वो बदला भी लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर, फैमिलीज जो हैं, वो रात सुबह पूरा उजड़ गया था। तो इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी चल रही है? ये चल रही है इन 126, ठीक है 126। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच अरुणाचल, ठीक है, थैंक यू भाई एकदम। हाँ क्या होता है ना, नॉर्मली क्या होता है कि टाइमिंग ऐसे सेट किया जाता है कि हमें इसके बाद भी जाके क्लास लेना होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा जब नाहरलगुन में क्लास होता है तो 2 बजे से क्लास होता है, तो मैं 1 बजे निकल जाता हूँ। सो मुझे उससे पहले ये चीज़ें जो क्लासेस हैं वो मुझे ख़त्म करना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग ऐसा होता है लाइव क्लासेस के साथ। मुझे समझ में आ रहा है, बट अब तो ठीक है, क्या करें, थैंक यू सो मच फिर भी। अच्छा, तो ये वाला आपका, ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखिएगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, थोड़ा सा घुमा के अगर पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि जो सरदार उधम सिंह हैं तो उनके साथ कौन सा इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। पहला, उन्होंने किसको गोली मारा था? एडवर्ड डायर को। और ये कहाँ के गवर्नर थे? ये उस समय पंजाब के गवर्नर थे। और ये जो जालियन वाला बाग है, ये इसको लेके तो बहुत सारा सवाल आपको आ सकता है, ठीक है। जैसे कहाँ पर है? अमृतसर में। किस एक्ट के अगेंस्ट लड़ाई चल रही थी? दैट इज नोन एज राउलट एक्ट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको याद रखना होता है, और ये जो चीजें हैं मैं इस पे नहीं बोल रहा क्योंकि ये आपका हिस्ट्री में आ जाता है, तो इसी वजह से मैं उस पे नहीं जा रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट होता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलीज्ड, Constitution of India was released in the which tribal language? ओल चिकी, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्राइबल लैंग्वेज होता है दैट इज नोन एज ओल चिकी। तो ओल चिकी स्क्रिप्ट बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन 25 दिसंबर 2025। तो जो ओल चिकी स्क्रिप्ट है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
निकला है। तो ये ओल्ची की कौन से ग्रुप है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा चीज समझा दूं कि स्क्रिप्ट क्या होता है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि स्क्रिप्ट क्या होता है। स्क्रिप्ट का मतलब सिंपल सा आप बोल सकते हो, स्क्रिप्ट का मतलब होता है राइटिंग। ठीक है, स्क्रिप्ट का मतलब होता है राइटिंग। अब ये जो राइटिंग है, ये स्क्रिप्ट राइटिंग जो है, ये राइटिंग बहुत सारे लैंग्वेज में हो सकती है। जैसे मोस्टली जो ट्राइबल स्क्रिप्ट्स होती हैं, तो ट्राइबल जो एरियाज होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उनके भाषा में लिखा जाता है कि उस समय रूल क्या था, उस समय स्ट्रक्चर क्या था, उस समय हायरार्की क्या था। तो ये सब जो पिछले जो चीजें हैं, जो पास्ट की चीजें हैं, या फिर जो रूल्स हैं, पॉलिटी है, ये सब जो चीज जब यहाँ पर लाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट। अब अरुणाचल की बात अगर करें, ठीक है, अरुणाचल की अगर बात करें, तो अरुणाचल में मोस्टली जो स्क्रिप्ट यूज होता है, मोस्टली जो स्क्रिप्ट यूज होता है अरुणाचल का, जो मोस्टली स्क्रिप्ट है वो होता है लैटिन स्क्रिप्ट। ठीक है, लैटिन। अब ये लैटिन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जब क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, तो क्रिश्चियन मिशनरीज को ने जो यहाँ पर लॉज हैं उनको डिक्टेट करने के लिए उन्होंने लैटिन स्क्रिप्ट का ही यूज किया था। तो इसी वजह से अरुणाचल का जो स्क्रिप्ट होता है वो होता है लैटिन। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे अरुणाचल में सिर्फ लैटिन ही स्क्रिप्ट है और कोई लैंग्वेज नहीं है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अरुणाचल इधर लिख देता हूँ। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे आप दूसरा जो स्क्रिप्ट है अगर आप सुनोगे, तो एक होता है आपका वांचो स्क्रिप्ट। ठीक है, वांचो स्क्रिप्ट, ये जो वांचो ट्राइब है उनका स्क्रिप्ट है, तो उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। तो एक लॉन्गडिंग के टीचर थे, तो उन्होंने ये बनाया है वांचो स्क्रिप्ट। इसको छोड़कर आपने सुना होगा तानी स्क्रिप्ट। ठीक है, तानी स्क्रिप्ट ऑब्वियसली जो आबादानी से आते हैं, तो उनके लिए जो स्क्रिप्ट होता है दैट इज नोन एज तानी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अरुणाचल का टोटल स्क्रिप्ट क्या है, अगर अरुणाचल का स्टेट स्क्रिप्ट कहा जाए, तो स्टेट स्क्रिप्ट क्या होता है, वो होता है लैटिन। उसको छोड़कर वांचो, तानी, ये सब जो स्क्रिप्ट होती हैं, ये भी आपको इधर दिखेगा। और एक बहुत ही फेमस स्क्रिप्ट है जो अरुणाचल का नहीं है बट त्रिपुरा का है, वो होता है चाकमा। ठीक है, चाकमा स्क्रिप्ट, ये भी बहुत फेमस है। ये कहाँ का है, ये त्रिपुरा का है, चाकमा स्क्रिप्ट। ओके, तो ये जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, ये मतलब होती हैं राइटिंग्स। ओके, और ये स्क्रिप्ट हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो जो लोग हैं, वो उनको माइनॉरिटीज जो हैं उनको ये प्रोटेक्शन देता है कि वो अपना स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को बना सकते हैं। कौन सा में, दैट इज आर्टिकल नंबर 28। ठीक है, तो पॉलिटी का ये भी याद रखिएगा, एज पर द आर्टिकल नंबर 28 वो अपने जो स्क्रिप्ट्स हैं, कल्चर्स हैं, उनको, लैंग्वेज हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि ये जो ओल्ची की स्क्रिप्ट है ये कहाँ की है, तो ये होता है आपका सांथाली स्क्रिप्ट। ठीक है, ओल्ची की जो स्क्रिप्ट होती है दैट इज नोन एज सांथाली स्क्रिप्ट। सांथाल नाम की एक कम्युनिटी होती है, सांथाल नाम की ट्राइब होती है, उनसे। और द्रौपदी मुर्मू जो है, ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है। तो ये कौन से ट्राइब से बिलोंग करती हैं, वही ट्राइबल जो आप सुन पा रहे हो, दैट इज नोन एज सांथाल। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम ट्राइब्स, एंड विच ट्राइब इट इज, दैट इज नोन एज सांथाल। ठीक है, तो सांथाली ओल्ची की जो स्क्रिप्ट होती है किसकी होती है, वो होती है सांथाली की। ठीक है, इसको छोड़कर आपका गोंडी स्क्रिप्ट होता है, जो गोंड का होता है। तो ऐसे स्क्रिप्ट्स होते हैं बहुत सारे। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विच endemic species of Armenia has been featured in the official logo in 17th conference of parties। आराम से समझा देता हूं क्या होता है। देखो, हमारे इंडिया में नहीं बोलूंगा, वर्ल्ड में बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होती है। ठीक है, जैसे G20 मीटिंग होता है, जैसे ब्रिक्स का मीटिंग होता है, ऐसे बहुत सारे मीटिंग होती है। अब एक मीटिंग होता है जो प्योरली फोकस्ड है। ठीक है, जो प्योरली फोकस्ड है इन्वायरमेंट पे। ठीक है, जो
प्योरली पूरा का पूरा एनवायरनमेंट पे ही फोकस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, दैट इज नोन एज कॉप। अभी जो कॉप 17 की बात कर रहा है, ठीक है, कॉप 17, ठीक है, कॉप 17 की बात कर रहा है, तो कॉप 17 हुआ कहां पर था? कॉप 17 हुआ था इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में कॉप 17 हुआ था। अब ये कॉप 17 क्यों आ रहा है? बिकॉज इस साल, ठीक है, इस साल एकदम स्टार्टिंग में ही, सॉरी इस साल बोल नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर लास्ट में दिसंबर में कॉप 30 हुआ था। ठीक है, कॉप 30 इसलिए ये न्यूज में है। तो यहाँ पर जब कॉप हुआ है तो उनका जो लोगो है, तो लोगो में एक कंट्री है दैट इज नोन एज आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया कंट्री है, उनका एक बटरफ्लाई होता है दैट इज नोन एज ब्लू बटरफ्लाई। तो आर्मेनिया का जो ब्लू बटरफ्लाई है वो लोगो में आया था। ठीक है, वो लोगो में आया था। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी कौन सा चल रहा है? अभी क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि अभी उस टाइम पर कॉप 30 चल रहा था। कॉप 30 कहां पर है? कॉप 30 होता है आपका ब्राजील। ठीक है, ब्राजील में एक जगह होती है दैट इज नोन एज बेलम। तो बेलम नाम की एक जगह होती है तो ब्राजील में, तो वहां पर कॉप 30 हो रहा था। ठीक है, और कॉप 30 में आपको बहुत सारा कुछ जानना होता है। अगर कॉप 30 का मैं डिटेल वीडियो ला सकता हूं तो लाऊंगा। तो कॉप 30 में कौन सा चीज लिया गया था, TFFF क्या होता है, ठीक है, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन रेटिंग क्या होता है, तो इसमें भी थोड़ा सा हम देखेंगे। लेकिन जस्ट बेसिक से जा रहा हूँ। कॉप 17 साउथ अफ्रीका में हुआ था, डरबन में हुआ था। एंड कॉप 30 कहाँ पर हुआ है? ब्राजील या बेलम में। और ये लेटेस्ट कॉप 30 है। ठीक है, सबसे लेटेस्ट कौन सा है? दैट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30। अच्छा, इसको छोड़कर एनवायरनमेंट से एक और चीज याद रखिएगा। एनवायरनमेंट से जो एनवायरनमेंट से दो तीन प्रोटोकॉल्स याद रखिएगा। ठीक है, दो तीन प्रोटोकॉल्स या फिर दो तीन चीजें हैं जो बहुत पूछी जाती हैं। मैं नीचे लिख देता हूं। फर्स्ट, कियोटो प्रोटोकॉल, इसको याद रखिएगा कि कियोटो प्रोटोकॉल जो होती है वो एनवायरनमेंट से जुड़ी होती है। दूसरा होता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तीसरा पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट। तो ये जो तीन चीज चार चीजें हैं तो ये बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कियोटो प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है, एंड पेरिस एग्रीमेंट जो होती हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और आर्मेनिया से बता दूं, आर्मेनिया से एक छोटा सा चीज याद रखिएगा। आर्मेनिया जो है पहले रशिया का पार्ट हुआ करती थी। ठीक है, रशिया का पार्ट हुआ करती थी। इसका जो कैपिटल है आर्मेनिया का वो होता है येरेवान। येरेवान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा ये बताइए तो अरुणाचल का स्टेट बटरफ्लाई का नाम क्या है? अरुणाचल का स्टेट बटरफ्लाई बता सकते हो? अरुणाचल का स्टेट बटरफ्लाई, क्योंकि बटरफ्लाई आया है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अरुणाचल का स्टेट बटरफ्लाई। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो विच टीम ओन ग्लोबल चेस लीग? ठीक है, तो ग्लोबल चेस लीग जो होता है, ग्लोबल चेस लीग वो इंडिया करवाता है, इंडिया में होता है, ये चीज याद रखिएगा। और ये महिंद्रा करवाता है, महिंद्रा टेक, महिंद्रा टेक। तो ये महिंद्रा टेक करवाता है। तो उस इन वर्ल्ड में जितने भी बेस्ट बेस्ट प्लेयर्स हैं, जितने बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स हैं, उनको बुलाया जाता है। एक आईपीएल की तरह होता है, ऐसे सोच सकते हो कि आईपीएल की तरह होता है। ठीक है, तो ये थर्ड सीजन हुआ है, तो इसमें जीता कौन है? थर्ड सीजन में जीता किसने है? दैट इज नोन एज एल्पाइन एसजी पाइपर्स। ठीक है, एल्पाइन एसजी पाइपर्स। तो इंडिया के जो बेस्ट बेस्ट प्लेयर्स हैं वो भी इधर होते हैं, जो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट प्लेयर्स होते हैं वो भी इधर होते हैं। ठीक है, अल्पाइन एसजी पाइपर्स। चलिए, ये वो तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ये भी बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आइला, AILA, आइला AI ड्रिवन सिस्टम डेवलप्ड बाय IIT दिल्ली स्टैंड फॉर। ठीक है, तो ये आइला क्या होता है? आइला होता है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। अब मैं इसको ज़्यादा क्यों नहीं बोल रहा था या फिर उठा मैंने क्यों दिया, इसका रीज़न ये है कि इसमें ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना है लैब असिस्टेंट या फिर यहाँ पर एआई कैसे यूज़ होगा लैब में, लैब में एआई कैसे यूज़ होगा। बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ह्यूमन है और कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का एक वो मिक्सचर बना रहा है या फिर बहुत ही डेंजरस कोई मिक्सचर बना रहा है, तो क्या होता है जो ह्यूमन है उसकी जान को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि जो गैसेस निकलेंगे वो उनके लिए खराब हो सकती हैं, या फिर जो ब्लास्ट हो सकता है तो उसमें खराब हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, आईआईटी दिल्ली ने क्या किया है, उन्होंने एक एआई बनाया है जिससे क्या होगा, वो कंप्यूटर से एआई क्या करेगा, कंप्यूटर से जो मिक्सचर्स हैं या फिर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कंडक्ट करेंगे। अब वो कंडक्ट करने से क्या होगा, जो ह्यूमन होगा वो कांच के बाहर होगा, तो अगर मान लीजिए कुछ खराब हो भी जाए तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वो एआई देखेगा। अब मान लीजिए ऐसा कोई है कि वो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ह्यूमंस देखेंगे, खाते में लिखेंगे, उसके बाद ना होगा रियल टाइम में, तो वो बता नहीं सकते कि अगर मान लो किसी चीज़ का हीट बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, तो ये तो वो माप नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो वहाँ पर आएगा एआई, तो एआई क्या करेगा कि कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा गैस निकल रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, तो ये सब जो है वो एआई रियल टाइम में जो साइंटिस्ट है वो बता पाएगा। तो यहाँ पर आता है AILA, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। ओके, तो ये जैसे क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत ही डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इसको बनाया किसने है, आईआईटी दिल्ली ने, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड एज इंडिपेंडेंट नेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कंट्री है ना सोमालीलैंड, ये जो कंट्री है सोमालीलैंड, तो सोमालीलैंड बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हो कंट्रोवर्शियल कंट्री है। कंट्रोवर्शियल कंट्री क्यों है, क्योंकि सोमालीलैंड अफ्रीका में एक जगह होती है दैट इज नोन एज सोमालिया। तो अगर आप अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट देखोगे, ऐसे ईस्टर्न कोस्ट देखोगे, अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट देखोगे, तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है एकदम हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ये वाला जो एरिया होता है ये होता है आपका सोमाली, ठीक है। सोमालिया का कैपिटल होता है मापुजो, मापुजो, एंड इसकी जो करेंसी होती है शिलिंग, करेंसी होती है शिलिंग, ठीक है। तो सोमालिया अभी बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हो कि वार रीडन कंट्री है, जहां पर बहुत ज्यादा पायरेट्स होते हैं, बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो कि उसमें सिविल वॉर से जुड़ा हुआ है और बहुत ही ज्यादा पुअर कंट्री है। तो वहां पर कुछ लोगों ने मिलकर सोमालिया का जो अपर हिस्सा है वो तोड़ के वो बोल रहे हैं कि ये सोमाली लैंड है, ये हमारा एरिया है, बाकी तुम्हारा एरिया है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है, तो जो सोमाली लैंड निकला है, तो पहला और एक लौता ऐसा कंट्री है जिसने सोमाली लैंड को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया है। बाकी किसी कंट्री ने माना नहीं है कि सोमाली लैंड अलग से कंट्री है, सोमालिया का ही पार्ट है, मानते हैं। तो वो कौन है, वो होता है इजराइल, ठीक है, वो होता है इजराइल। और आपको जान के थोड़ा सा अलग अजीब लग सकता है कि इजराइल को आज भी बहुत सारे कंट्रीज जो हैं इजराइल को देश नहीं मानते, ठीक है, आज भी। इवन 1980s तक वर्ल्ड का हाफ कंट्रीज जो हैं वो इजराइल को देश नहीं मानते थे, ठीक है, 1980s तक। जब आपका 7 डेज वॉर हुआ उसके बाद इजराइल आहिस्ता आहिस्ता रिकॉग्निशन इजराइल का आना स्टार्ट होता है, ठीक है, इजराइल का आहिस्ता आहिस्ता रिकॉग्निशन आना स्टार्ट होता है। और इजराइल हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई में रहता ही है, तो इजराइल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, क्योंकि यहाँ से हम पहले डिफेंस भी करते हैं, डिफेंस भी लेके आते हैं। जैसे इजराइल की जो कैपिटल होती है ये तो आप लोगों को पता होगा, देखो बहुत जगह पर जेरूसलम लिखा हुआ है, कैपिटल जेरूसलम है, लेकिन जेरूसलम जो है वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, तो मैं मानता हूं आप तेल अवीव याद रखना, ठीक है, तेल अवीव। तो इजराइल की कैपिटल होती है तेल अवीव।
जेरूसलम क्यों नहीं होती? बहुत जगह पर जेरूसलम लिखा हुआ है। जेरूसलम और तेल अवीव में ये माना जाता है कि जहां पर बाहर के देश के, बाहर के जो कंट्रीज है ना, उनका एम्बेसी खुला होता है। जैसे इंडिया का एम्बेसी भी इजराइल में है, यूएसए का एम्बेसी भी इजराइल में है, फ्रांस का भी है, रशिया का भी है। तो जहां पर एम्बेसीज खुले जाती हैं वही उसकी कैपिटल है। अब मैक्सिमम जितने भी देश है, मैक्सिमम की कैपिटल एम्बेसी कहां पर खुली गई है? तेल अवीव में। तो इसलिए हम उसको कैपिटल मानते हैं। यूएसए एक लौता ऐसा देश है, ठीक है, पागल देश, जिसने अपना एम्बेसी जेरूसलम में भी खोल के रखा है, ठीक है। लेकिन सब लोग तेल अवीव में ही मानते हैं। अच्छा, इसकी करेंसी अगर आप पूछी जाए, करेंसी, तो करेंसी का नाम होता है शेकल, ठीक है, करेंसी होती है शेकल। और पीएम होते हैं नीतिनयाहू, ये तो आप लोग सुनोगे ही तो आपको पता होगा, तेल अवीव। और एक चीज है, इंडिया और इजराइल, ठीक है, मिलके एक मिसाइल उन्होंने बनाया था, जो बहुत फेमस मिसाइल है। इस मिसाइल का नाम कोई बता सकता है मुझे? इस मिसाइल का नाम अभी कोई बता सकता है? एनीवन? तो इस मिसाइल का नाम क्या होता है? इस मिसाइल का नाम होता है बाराक 8, ठीक है, बाराक 8, ये क्रूज मिसाइल है, बाराक 8, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट होता है, विच इंडियन एजेंसी डेवलप इन कंट्रीज फर्स्ट नेशनल वेपन्स डेटाबेस। देखो, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सी एजेंसी है जिसने इंडिया का फर्स्ट नेशनल वेपन्स डेटाबेस बनाया है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये क्या है? ये होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही डायरेक्ट होंगे, तो उसमें जस्ट आपको लट्टा मारना है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा समझना है, तो उसमें हम जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया फर्स्ट नेशनल स्टैंडर्ड फॉर अगरबत्तीस, ठीक है, अगरबत्तीस, दैट आई इंडियन स्टैंडर्ड 19412 2025 was officially notified in which occasion? आसान भाषा में, इंडिया का पहला जो अगरबत्ती का स्टैंडर्ड डिनोट करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, दैट इज 19412। तो ये 19412 ये कौन से ओकेशन में इसको रिलीज किया गया है? ये रिलीज किया गया है इन नेशनल कंज्यूमर्स डे, ठीक है, नेशनल कंज्यूमर्स डे। अभी जो अगरबत्ती है ना, ये जो अगरबत्ती का केस है, तो यहाँ पर एक चीज जान लो, अगरबत्ती इंडिया में जो होती है वो आपको पता होगा कि बनती है, इंडिया में बहुत अगरबत्ती बनती है। लेकिन ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कि अगरबत्ती जितनी बनती है उससे कहीं कहीं ज्यादा हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अगरबत्ती हम इंपोर्ट करते हैं, अगरबत्ती बाहर से लाते हैं। इंडिया में अगरबत्ती बनती है बट अगरबत्ती बाहर से लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? मोस्टली हम लाते हैं वियतनाम से, उसके बाद चाइना से भी लाते हैं। तो वियतनाम और चाइना सबसे ज्यादा अगरबत्ती हमको प्रोड्यूस करता है। अभी जो अगरबत्ती प्रोड्यूस करता है ये क्या होता है? ये थोड़ा सा चीप भी होता है एंड ये उस क्वालिटी का होता है, क्वालिटी मार्क होता है। तो इसी वजह से अगरबत्ती जो इंडियंस बना रहे हैं, आर्टिसंस को नुकसान ना हो, तो इसी वजह से उनको भी क्वालिटी मार्क रखा गया है कि इस क्वालिटी का बनाइए, हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपसे ही खरीदेंगे, ठीक है। तो इस क्वालिटी का आप बनाइए। तो इसी वजह से क्या होता है, ये आपका अगरबत्ती जो है वो आया है, ठीक है, ये अगरबत्ती का केस आया है। अब अगरबत्ती से अरुणाचल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगरबत्ती का जो स्टिक होता है वो मोस्टली किससे बनता है? वो मोस्टली बनता है आपका बैम्बू से,
ठीक है, जो स्टिक होता है वो बैम्बू से बनता है। और बैम्बू सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलता है? बैम्बू सबसे ज्यादा आपको इंडिया में मिलता है इन अरुणाचल, नागालैंड। ठीक है, इन दो जगह पर सबसे ज्यादा बैम्बू मिलता है। तो अगर अवत्ती अगर बन रही है तो यहाँ से ही बैम्बू जाएगी, जहां से क्या होगा, अरुणाचल को रेवेन्यू मिलेगा, थोड़ा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होती है। और बैम्बू से एक चीज, दो तीन चीज याद रखना। बैम्बू से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, बैम्बू को कहा जाता है द ग्रीन गोल्ड। ठीक है, ग्रीन गोल्ड। दूसरी चीज, जो बैम्बू होती है वो एक टाइप की ग्रास होती है। बैम्बू एक टाइप की ग्रास होती है, और बैम्बू सूट आप लोग खाते भी हो। ठीक है, एक टाइप की ग्रास होती है बैम्बू। और एक स्कीम होती है जो इंडिया में चलती है, दैट इज नोन एज नेशनल बैम्बू मिशन। नेशनल बैम्बू मिशन, ये बैम्बू उगाने का और बैम्बू प्रोटेक्ट करने का सीन होता है। ठीक है, अब नेशनल, अरुणाचल में बैम्बूस इंपॉर्टेंट क्यों है, या अरुणाचल के बैम्बूस इतना ज्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि अरुणाचल के जो बैम्बूस होते हैं ना, वो थोड़े से टेम्परेट बैम्बूस होते हैं। टेम्परेट का मतलब होता है जहां पर ठंडा है वहां पर बनता है। अब ठंडा होने से क्या होता है, उसके अंदर, उसके अंदर जो फाइबर्स हैं वो थोड़े से लूज होते हैं, थोड़ा, तो उसको काम कराने में बहुत इजी होता है। उसको थोड़ा सा बनाने में जो आर्टिस्टिक काम होता है ना, आर्टिस्टिक काम कराने में बहुत इजी होता है। अगर आप मेनलैंड इंडिया का बाम्बू देखो तो मेनलैंड इंडिया के बाम्बू में क्या होता है, वो ट्रॉपिकल बैम्बूज होते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं। तो हार्ड जो बैम्बूज होते हैं वो आर्टिस्टिक काम करने के लिए नहीं होते। वो क्या होते हैं, वो आपके स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब में यूज होता है। ठीक है, पीटने के लिए वो सब में यूज होता है। लेकिन जो अरुणाचल या फिर नागालैंड ऐसे बम्बू होता है, ये आर्टिस्टिक काम करने के लिए यूज होता है। तो इसी वजह से अरुणाचल नागालैंड का बैम्बू का सबसे ज्यादा डिमांड होता है इन इंडिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है which Indian state which Indian state reinstated as tiger bearing state on the gap of 33 years। इसका मतलब ये है कि कौन सा ऐसा स्टेट है, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो अभी फिर से टाइगर्स को बना रहा है, मतलब टाइगर्स वहां पर रह रहे हैं। पहले टाइगर्स नहीं रहते थे, और भूले भटके एक दो मिल जाते थे, बाकी नहीं मिलते थे। अभी उस स्टेट में फिर से टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये कौन सी स्टेट होती है, ये होती है आपकी, देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ तो यहाँ पर आप आराम से बता सकते हो कि कौन सा स्टेट है। अगर आप इनको थोड़ा सा अच्छे से देखो, जैसे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको नेशनल पार्क मिलते हैं, जैसे कान्हा, ठीक है, पेंच, अमरकंटक, ये सब बहुत फेमस होते हैं टाइगर्स के लिए। राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में एक आपने सुना होगा बहुत ही फेमस, दैट इज कॉल्ड रणथंबोर, जहां पर टाइगर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेरोशियस टाइगर्स मिलते हैं इन रणथंबोर। ठीक है, अच्छा, कर्नाटका में भी आपको बहुत ज्यादा टाइगर्स आपको दिखेंगे। जैसे मान लीजिए एक जगह बोल देता हूँ, दैट इज नोन एज बांदीपुर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व वहां पर भी मिलता है। बचा महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब क्या होता है, महाराष्ट्र जो एरिया होता है तो वहां पर आपको टाइगर्स दिखेंगे, टाइगर्स थोड़े से दिखेंगे, लेकिन कहां पर नहीं दिखते थे, वो नहीं दिखते थे इन गुजरात। ठीक है, वो नहीं दिखते थे गुजरात, क्योंकि गुजरात में मोस्टली आपको क्या दिखता है, मोस्टली गुजरात में दिखता है एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन जो इंडिया के कहीं पर और नहीं मिलता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज गुजरात। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है, अब ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन, सीनियर बैडमिंटन चैंपियन कौन है इंडिया का, सीनियर बैडमिंटन चैंपियन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो जस्ट इसको रट्टा मार के रखिएगा। ठीक है, उनका नाम होता है सूर्य तमाड़ी। ठीक है, सूर्य तमाड़ी, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादा लोड नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है, ठीक है,
हु हैज बीन द अपॉइंटेड फर्स्ट वुमन, देखो कहीं पर भी फर्स्ट आ गया, फर्स्ट, ओनली, फर्स्ट वुमन, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ना, तो ये की वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर इस सब चीज पे याद ध्यान रखिएगा। इसको आप ऐसे एक खाता में लिख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको वो याद रखने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी कौन होते हैं? फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी कौन होती हैं? तो वो होती हैं अनु गर्ग। वो होती हैं अनु गर्ग। अब चीफ सेक्रेटरी क्या होती है जैसे जान लो। देखो चीफ सेक्रेटरी क्या होता है, ये हाईएस्ट आईएएस पोस्ट है, हाईएस्ट आईएएस पोस्ट, हाईएस्ट आईएएस पोस्ट ऑफ स्टेट, ठीक है, हाईएस्ट आईएएस पोस्ट इन स्टेट। तो स्टेट में सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट होती है वो होती है चीफ सेक्रेटरी, ओके। अगर आप पूरे इंडिया की बात करो तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो होता है वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो हाईएस्ट आईएएस पोस्ट है इन स्टेट। तो कहाँ की बनी है? ये बनी है उड़ीसा की। अच्छा, उड़ीसा में दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला नाम याद रखिएगा। उड़ीसा का पहले उत्कल भी कहा जाता था, एंड उड़ीसा का दूसरा नाम कलिंग भी होता है, ठीक है, उड़ीसा का दूसरा नाम कलिंग भी होता है। तो ये दो चीज भी उड़ीसा से याद रख लीजिएगा, ठीक है, कलिंग भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट होता है हु वॉन द वुमेन्स 50 मीटर राइफल। देखो ऐसे क्वेश्चंस जैसे मैंने कहा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कौन जीता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें जस्ट आपको मार्क करके रखना है। दैट इज नोन एज तिलोत्तमा सेन, ठीक है, तिलोत्तमा सेन। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें जस्ट मार्क करके रखना है आपको। अच्छा, नेक्स्ट, विच बर्ड सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन। पहले समझ लेते हैं इको सेंसिटिव जोन क्या होता है। इको सेंसिटिव जोन वो जोन्स होते हैं जैसे ई, ठीक है, एक आपने सुना होगा एसीजेड, एसीजेड ये आपने सुना होगा, एक होता है एसीजेड, ठीक है, ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो एसीजेड जो होता है वो क्या होता है, वो आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है यहाँ पर आपको ट्रेड मोस्टली मिलेगा, ठीक है, ट्रेड मिलेगा आपको, यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिलेगा, जहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा होता है, तो वो होता है एसीजेड। और ये वाला होता है ईएसजेड। ईएसजेड किस के लिए होता है? ये होता है एनवायरनमेंट के लिए, जहां पर जो एनिमल्स हैं, फ्लोरा है, फौना है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, रखा जाएगा। तो दिस इज नोन एज ईएसजेड। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है, एसीजेड एंड ईएसजेड। तो ये कौन सा है, ठीक है। अच्छा, बर्ड सेंचुरी से एक और चीज याद रखो, यहाँ पर दो सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, आंसर पे आने से पहले आप लोग देने की कोशिश करो। एक होता है, एक सवाल पूछा जा सकता है कि आपको बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो वो होता है सलीम अली, सलीम अली। और दूसरी चीज यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा, रिसेंटली करंट अफेयर से जुड़ा हुआ बोल देता हूँ कि रिसेंटली एक बर्ड सेंचुरी है, रिसेंटली एक बर्ड सेंचुरी है जो रामसर साइट डिक्लेयर हुई है, ठीक है। रिसेंटली एक बर्ड सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है जो रामसर साइट डिक्लेयर हुई है, रामसर साइट। तो रामसर साइट बर्ड सेंचुरी कौन सी डिक्लेयर हुई है रिसेंटली? ये करंट अफेयर्स है, इसका नाम होता है भरतपुर, ठीक है, भरतपुर। भरतपुर बर्ड सेंचुरी रिसेंटली रामसर साइट डिक्लेयर हुई है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि कौन सा है उत्तर प्रदेश का जो इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है। उनका नाम होता है पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, ठीक है, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट, चलिए आज यही लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है यही। अच्छा, तो विच स्टार्टअप हैज डेवलप इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजिनस एमआरआई स्कैनर, ठीक है, इंडिया में फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस एमआरआई स्कैनर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्यों? क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारे देश में बहुत बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल्स भी हैं, एम्स जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल्स भी हैं। अब बाहर के लोग भी इंडिया में आते हैं, ऐसा मत सोचो कि लोग नहीं आते। इवन सब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम यूएसए जाते हैं, ये जाते हैं। अगर मान लो कि इंडिया का पॉपुलेशन थोड़ा सा कम होता ना, अगर हॉस्पिटल्स में इतना भीड़ नहीं होता, उनके उतना लोड नहीं होता, तो हमारा हॉस्पिटल, ये मैं ब्रैग नहीं कर रहा, हमारा हॉस्पिटल वर्ल्ड के टॉप 3 में आता। अगर इतने लोग नहीं होते, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, इतना ज़्यादा झमेला नहीं होता, नहीं हमारा वर्ल्ड में टॉप 3 में आता है एज पर द हॉस्पिटल्स जो स्टाफ्स हैं एंड हॉस्पिटल जो डॉक्टर्स हैं उनकी क्वालिटीज कंसर्न। ठीक है, उनकी क्वालिटी के हिसाब से बहुत सारे लोग बाहर से इंडिया आते हैं। इवन बांग्लादेश पाकिस्तान के लोग तो इंडिया आते ही हैं काम करने, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कुछ देश हैं वहाँ के लोग भी इंडिया आते हैं, क्योंकि इंडिया बहुत चीप में बहुत बढ़िया रिजल्ट प्रोवाइड करता है। बट हमारे देश में प्रॉब्लम यही था कि हमारे देश में एमआरआई चीज़ नहीं था, एमआरआई स्कैनर नहीं था, हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है वॉक्सेल ग्रिड्स ने। तो वॉक्सेल ग्रिड्स ने खुद से एमआरआई मशीन बनाया है। ठीक है, एमआरआई मशीन यूज किया कहाँ होता है? देखो यहाँ पर चीज़ बता दूँ, एक थोड़ा सा समझ लो। एक होता है एमआरआई, एक होता है सीटी स्कैन। आपने सुना होगा सीटी स्कैन एंड एमआरआई। एमआरआई कहाँ पर यूज होता है? एमआरआई यूज होता है सॉफ्ट टिश्यूज पर। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज पर एमआरआई यूज होता है, सॉफ्ट टिश्यूज पर। जैसे मान लीजिए हार्ट के, हार्ट का देखना है, लंग्स का देखना है, या फिर आपका लिवर का कोई इशू है तो उसको देखना है, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, और सीटी स्कैन कहाँ पर यूज होता है? सीटी स्कैन यूज होता है जो हार्ड सरफेसेस हैं उनमें। हार्ड सरफेसेस का मतलब होता है जैसे हड्डियां, ठीक है, कार्टिलेज मतलब कान नाक कार्टिलेज, या फिर आपका जो स्कल है, तो इसको जब देखना है, इसमें कोई डैमेज तो नहीं हुआ, इसको जब देखना है तो वो होता है आपका सीटी स्कैन। ठीक है, और सीटी स्कैन जो होता है तो उसमें क्या होता है? उसमें एक्सरेस को यूज किया जाता है, एक्सरेस। और एमआरआई में क्या होता है? एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया जाता है। ठीक है, सीटी स्कैन में एक्सरेस को यूज किया जाता है, एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया जाता है। आपको एमआरआई कैसे काम करता है थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो एकदम आसान भाषा में बताएंगे, आप एकदम समझ पाओगे। क्या होता है, जैसे मान लो एमआरआई जो मशीन है ना, एमआरआई जो मशीन है, तो यहाँ पर एक बहुत ही, आप बोल सकते हो पूरा ही एमआरआई मशीन, मैं सिर्फ ऊपर दिखा रहा हूँ जिसे आप समझ पाओ। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक मैग्नेट होता है। ठीक है, मैग्नेट होता है। अब ये जो मैग्नेट है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैग्नेट है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैग्नेट है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि एमआरआई जब कोई जाएगा तो उसमें कोई भी आयरन नहीं होना चाहिए, मतलब रिंग विंग ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरा रिंग इधर है और मैं एमआरआई मशीन में गया तो ये रिंग फाड़ के निकाल देगा। ठीक है, ऐसे उंगली कट के निकल जाएगा, इतना जोर से मैग्नेट होता है। अब क्या होता है कि आप एमआरआई मशीन में आपकी बॉडी लेके आप अंदर गए, ठीक है, एमआरआई मशीन में गए। अब आपकी बॉडी क्या होती है? आपकी बॉडी में मोस्टली वाटर है, वाटर में आपको हाइड्रोजन आयन मिलते हैं, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ, हाइड्रोजन आयन मिलते हैं। अभी जो हाइड्रोजन आयन होता है ना, हाइड्रोजन आयन होते हैं, वो क्या होता है, यहाँ पर ये जो मैग्नेट है, तो मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अभी जो हाइड्रोजन आयंस हैं आपके बॉडी में, जो हाइड्रोजन आयंस है ना, वो इस फील्ड के हिसाब से खुद को सेट कर लेते हैं। ठीक है, मान लो आपके बॉडी में जो हाइड्रोजन आयंस हैं वैसे बिखरे बिखरे पड़े हैं, इधर उधर सब घूम रहे हैं, लेकिन जब भी आप घुसोगे तो जैसा फील्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, उसके हिसाब से ये हाइड्रोजन आयंस अपने हिसाब से ऐसे सेट हो जाएगा। अब सेट हो गया, अच्छी बात है, सेट हो गया। इसके बाद सेट होने के बाद क्या होगा, यहां पर इस मशीन से फिर से क्या होगा, एक रेडियो वेव छोड़ा जाएगा, एक रेडियो वेव आपके बॉडी में छोड़ा जाएगा। अब ये जब रेडियो वेव आएगा ना, रेडियो वेव आएगा, तो यहां पर जो हाइड्रोजन आयन है, मैं थोड़ा सा समझाता हूं।
जब रेडियो वेव आएगा तो ये जो हाइड्रोजन आयन जैसे ऐसे सेट हुआ है, तो जब रेडियो वेव ऐसे हिट करता है इसको, तब क्या होता है, ये आयंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ऐसे फिर से भागने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। अब कुछ देर के बाद ये रेडियो वेव क्या होगा, ये रेडियो वेव को वो बंद कर देंगे, जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन। अब जब रेडियो वेव को बंद कर देंगे तब क्या होगा, फिर से हाइड्रोजन आयन जो भाग रहा था वो ऐसे फिर से आके सेट होना स्टार्ट होगा। अब यहां पर एक बात है कि जब सेट होगा ना, ऐसे से जब सेट होना स्टार्ट होगा तो अलग अलग मसल्स, अलग अलग फैट अलग अलग टाइम में सेट होते हैं। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि लिवर सबसे पहला सेट होता है, लिवर में जो आयन से पहले सेट होते हैं, उसके बाद हार्ट में सेट होता है, उसके बाद किडनी में होगा, उसके बाद फैट में होगा, तो ऐसे एक के बाद एक सेट होता है। और जो एक के बाद एक जो सेट होता है, वो जो सेट होता है उसी चीज को पिक्चर के फॉर्मेट में आ जाता है। वही जो सेट हो जाता है वो पिक्चर के फॉर्मेट में आ जाता है, जिससे आपके अंदर की चीजें कैसी हैं, उसमें अगर छोटा सा बम भी है तो वो भी चीज एकदम पिक्चर, क्लियर पिक्चर के फॉर्मेट में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं एमआरआई। ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं एमआरआई। तो एमआरआई जो है वो बहुत, थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, लेकिन है बहुत सिंपल चीज। अगर आप एमआरआई को देखो तो है बहुत सिंपल चीज। पहले आप घुसोगे, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, आपके बॉडी में जो हाइड्रोजन आयन है वो उस मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से सेट होंगे, उसको रेडियो वेव फिर दिया जाएगा जिससे वो डिस्टर्ब हो जाए, ऐसे घुल जाए। उसके बाद फिर से जब रेडियो बंद कर दिया जाएगा वो फिर से आके ऐसे सेटिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब सेटिंग होगा तो अलग अलग फैट, अलग अलग टिश्यू अलग अलग टाइम में होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, अलग अलग टाइम में होता है। ये जो अलग अलग टाइम में होता है तो वही चीज एज अ पिक्चर आपके बॉडी में सेट हो जाएगा, बॉडी में बन जाएगा, वही चीज को हम बोलते हैं एमआरआई। तो एमआरआई मशीन किसने बनाया है, एमआरआई मशीन बनाया गया है बाय वॉक्सेल ग्रिड्स। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट डे आपका जो बाकी पोर्शंस हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता हम कवर करते रहेंगे, करंट अफेयर्स चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए रखते हैं और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच। और ये जो पीडीएफ्स हैं मैं जो वेबसाइट है या फिर ऐप है उसमें हमें अपलोड करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए।